Good morning to all of you. Today I am going to discuss chapter comparing quantities and very general topic used in daily life, profit or loss. प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी को पता है कि अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो अगर हम खरीद रहे हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और अगर वो दुकानदार हमको बेच रहा है जिस दाम पर, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड बाय डीलर। मैंने शॉप से कोई सामान खरीदा तो वो जो सामान मुझे मिला, जो मैंने खरीदा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। तो लिखा हुआ द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड बाय डीलर इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होगा? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय डीलर इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कब होगा? हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम किसी चीज को कम दाम में खरीदें और ज्यादा दाम में बेचें। और हमें लॉस कब होगा? जब हम किसी चीज को ज्यादा दाम में खरीदें और कम दाम में बेचें। तो ये आपको पता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। बहुत जनरल चीज है, आपको पता है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% and loss percent equal to loss upon CP into 100%. Profit and loss depends on the cost price. अब आपको एक चीज और समझाता हूं। If there is a profit of P%, then SP equal to 1 plus P upon 100 of CP. If there is a loss of L%, अगर L% का लॉस हुआ है तो then SP equal to 1 minus L by 100 of CP. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक मेरे पास मार्कर पेन है, ये मान लीजिए 60 रुपीज का है। ये 60 रुपीज का मैंने खरीदा और मैंने इसको 5% के प्रॉफिट लेकर के बेच दिया। अब बताओ ये इसका दाम क्या था? तो आप क्या काम करिए, 60 इंटू 105% निकाल दीजिए। 60 का 105% निकाल दीजिए, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। और अगर आप 60 का 5% निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। वो आपका प्रॉफिट होगा। 60 का 5% अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 60 इंटू 5/100, 3 रुपीज आएगा। यानी कि आपको जो है 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और मैंने आपसे क्या पूछा, आपने कितने में बेचा? तो 60 इंटू 105%, यानी कि आपने 63 में बेचा होगा। आइए देखते हैं, 60 इंटू 105/100, 60 इंटू 105/100। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा? तब आपका 63 रुपीज आएगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपने इस पेन को 60 रुपीज में खरीदा और 5% प्रॉफिट लेकर के बेच दिया तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 60 इंटू 105%। ठीक है। अब यही सवाल होता अगर आपने अपने मार्कर को 60 रुपीज में खरीदा और 5% लॉस पर बेच दिया, तो एसपी क्या होता? यहां पर क्या होता आपका? 60 का 95% आपका क्या होता? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? 60 का 95% आप निकालिए तो वो आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। Overheads. If an article is purchased for some amount and there are some additional expenses on transportation, labor, commission, etc., these are to be included in the cost price. Such expenses are called overhead expenses. बहुत सारे expenses होते हैं। आपने मान लीजिए किसी क्या कहते हैं कूलर को लिया, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए में एक आपने जो आपका एसी कूलर है वो लिया, लेकिन आप उसको अपने घर लेके आएंगे तो आप ट्रांसपोर्ट में कुछ पैसा देंगे, तो वो सब भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो सब भी हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि जो दीज आर टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस में ही मान लेंगे। भाई 10,000 रुपए की चीज थी, 500 रुपए मैंने जो है रिक्शा में दिए
तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया एक तरीके से, अब 10,500 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको बोलेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अदर क्वांटिटी। एक्सप्रेस परसेंटेज क्या कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक्सप्रेस 36 सेकंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ 8 मिनट्स। 36 सेकंड 8 मिनट का कितना परसेंट है? ठीक है, 36 सेकंड 8 मिनट का कितना परसेंट है? पहली बात तो ये सेकंड है, तो इसको भी सेकंड में कर लीजिए। 8 इंटू 60 कितना होगा? 480 सेकंड। आपसे पूछा गया है 36 सेकंड, आपसे पूछा गया है 36 सेकंड जो है आपका 480 सेकंड का कितना परसेंटेज है? समझ लीजिए 480 में 36 मार्क्स आए हैं, अब बताओ कितना परसेंट है? तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? इंटू 100%। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 30/4, 30/4 का मतलब 7.5%, यानी कि 36 सेकेंड्स 8 मिनट का 7.5% है। यूनिट को सेम करना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल या बेस वैल्यू, जहां से हम चेंज होना शुरू होते हैं, जहां से वो आपका बेस वैल्यू या ओरिजिन का मतलब है जहां से स्टार्ट करते हैं। डिक्रीज परसेंट क्या होगा? डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल बेस वैल्यू इंटू 100%। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज ₹34,000 लास्ट ईयर। पिछले साल एक स्कूटर की कीमत 34,000 थी। दिस ईयर इट्स प्राइस इज 40,800। जाहिर सी बात है कि दाम जो है उसका क्या हो गया? बढ़ गया। अब दाम बढ़ गया तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? आपसे पूछा गया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इंक्रीज परसेंट इक्वल टू, अब ये देखिए कितने का आपका हुआ है इंक्रीमेंट, तो आइए माइनस कर देते हैं। 4800 में से 34,000 को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6,800 अपॉन बेस। कितना बेस है? कहां से चेंज हुआ है? ये बेस है, ये नहीं है बेस, ये तो न्यू है। ये है आपका ओरिजिन 34,000 इंटू 100%। जैसे मैंने आपको बताया, संभाल के काम करिएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया यहां पे। अब आपका लिखा हुआ है 680 अपॉन 34, ये आपका हो गया 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी कि 20%, यानी कि 20% का आपका इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर यहां और लिखा है वो आपको समझना है कि इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगेगा या डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगेगा, ये आपको समझना है। मार्क प्राइस क्या होता है? द प्राइस मार्क्ड ऑन एन आर्टिकल या और रिटन ऑन स्लिप अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में आप देखे होंगे, आपने डब्बे पर एक स्लिप लगी होती है, उस पे उसका दाम लिखा होता है, तो दिस इज द मार्क प्राइस। डिस्काउंट, अब आपने गए, आपने कहा भाई कुछ पैसा इस मोबाइल पे कम कर दीजिए, तो वो कुछ डिस्काउंट दे देगा, कह देगा कि साहब ऐसा है 5% कम कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ? उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो दैट अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। और डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। डिस्काउंट जो निकलेगा वो आपका मार्क प्राइस पे निकलेगा। तो लिखा हुआ डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एन आइटम मार्क एट ₹840, एक किसी आइटम पर मार्क जो है वो कितना लिखा है? 840 है। इज सोल्ड फॉर 740, उसको बेचा गया कितने पर? मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है 840, सेलिंग प्राइस कितना है? 740। तो पहले तो डिस्काउंट निकालो, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 840 माइनस का 740। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 26 रुपीज, ये आपका डिस्काउंट हुआ। अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? यहां पर लगा दीजिए आप 126 अपॉन कितना मार्क प्राइस था? 840 इंटू 100%। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका
क्या आ जाएगा, डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा, डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा। 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अलग समझाता हूं। आपके बुक में, सीबीएसई बोर्ड की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सेल्स टैक्स के बारे में है और आपका वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने टैक्स, जो सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, वैट था, वो सब बदल दिया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूं। गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करती है हमारे देश में, वो हम ही से पैसा लेती है, हम ही से टैक्सेस लगाती है हम पर, और उसी टैक्स के पैसों से ही हमारे क्या कहते हैं पुल बनते हैं, हमारे लिए बसें चलाई जाती हैं, हमारे ट्रेन चलाई जाती हैं, हमारे लिए रोड को बनाया जाता है, हमारे लिए मेट्रो ट्रेन को निकाला जाता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो जनता के पैसों से ही हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, और गवर्नमेंट जो है अपना जो काम है वो उससे करती है डेवलपमेंट के लिए। अब ये टैक्सेस जो हैं वो आपके दो तरीके के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और बहुत सारे, ये गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट लेती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वैट है, और अब क्या है, अब जीएसटी आ गया। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को गवर्नमेंट ने मर्ज करके एक टैक्स बनाया। 1 जुलाई 2017 से ये अप्लाई हो गया इंडिया में, और इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान रखिएगा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी कैटेगरी बनाई गई है। इसमें जो सामान बहुत जरूरी हैं, जो सामान गरीब आदमियों से, जो भी सामान गरीब आदमियों से रिलेटेड है, उसको गवर्नमेंट ने 0% का रखा है, उस पर टैक्स नहीं लगाया है। कुछ सामान है उन पे 5% लगाया है, कुछ सामान है उस पे 12% लगाया है, कुछ सामान 18% है, लग्जरी आइटम्स हैं 18% है, कुछ सामान और जैसे एसी है वो 28% पे रखा गया है। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कैटेगराइज किया है इनटू 5 पार्ट्स, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब जीएसटी किन किन लोगों के दायरे में आएगा? जिन लोगों का कारोबार 20 लाख के ऊपर है, और कहीं कहीं 10 लाख के भी ऊपर वालों को भी टैक्स पे गवर्नमेंट ने खींचा है, लेकिन वो स्पेशल केस है। और जो दूसरे स्टेट में बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन की जो आपकी ट्रेडिंग होती है, उन सब पे भी जीएसटी, जैसे आप कोई सामान मंगाते हैं अमेजॉन से, तो आपने देखा होगा उस पर टैक्स लगता है। अब ये जीएसटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लखनऊ में मेरा घर है, मैंने लखनऊ में किसी रेस्टोरेंट में गया और मैंने 300 रुपए का खाना खाया, 300 रुपीज का खाना खाया। लेकिन जब मैंने देखा कि जब मैं पे करने गया उसके पास, तो उसने कहा कि सर आपका बिल जो है वो 354 रुपीज हुआ है। तो मैंने पूछा भाई आपने तो 300 रुपए आपने बोला था, तो उन्होंने कहा कि सर 300 रुपए हमारा जो सर्विस है उसका है, और 54 रुपीज जो मैंने आपसे लिए हैं वो आपका मैंने जीएसटी का पैसा लिया है। तो मैंने उससे पूछा किस टाइप की जीएसटी है, तो उसने बताया कि सर आपका 300 रुपीज हुआ था, उस पे जीएसटी 18% के आप स्लैब में हैं, तो मैंने आपसे 18% यानी कि 54 रुपीज जो है वो मैंने कलेक्ट किया है, किसका? जीएसटी का। अब ये जीएसटी का क्या होगा, वो 54 रुपीज जो उस दुकान वाले ने लिए हैं मुझसे एक्स्ट्रा, वो क्या काम करेगा? 50% वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, यानी कि 27 रुपए, और 27 रुपए मैंने खाना किस स्टेट में खाया है? मैंने खाना खाया है यूपी में, लखनऊ में खाया है, तो वो 27 रुपीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 27 रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, एसजीएसटी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि हर टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है। कहीं भी आप किसी भी स्टेट में कोई भी काम कर रहे हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा आपको देना ही देना है।
दूसरा टैक्स होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का है, SGST जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने 300 रुपए का खाना खाया, 54 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, तो क्या हुआ उसमें 27 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को गया और 27 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को गया। अब अगर मैंने यही खाना दिल्ली में खाया होता तो वहां पर SGST की जगह केवल UTGST आया था, यानी कि 27 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जाता और 27 रुपए यूटी का, मतलब अब वो स्टेट ना होकर के यूनियन टेरिटरी है तो 27 रुपीज जो है यूनियन टेरिटरी को जाएगा, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए लखनऊ में चिकन के कपड़े बनाए जाते हैं, चिकन खाने वाला नहीं, चिकन कपड़े वाला, और मैं मान लीजिए नासिक में हूं, सामान लखनऊ से नासिक में बिक रहा है, मैंने मान लीजिए 300 रुपीज का एक जो है कुर्ता लिया, एक कुर्ता परचेज किया, तो अब मामला फंस गया कि अब वो पैसा जो है, क्योंकि सामान बना है लखनऊ में, सामान बना है उत्तर प्रदेश में और मैंने खरीदा है उसको नासिक में। अब यहां पर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ गई लोगों को कि अब क्या होगा। मान लीजिए मेरा जो कुर्ता था वो 18% के स्लैब में था, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट CGST SGST को खत्म करेगी। वो कहेगी ऐसा है, तुमने नासिक से खरीदा है, बना कहां पे है, उत्तर प्रदेश में बना है, तुम ऐसा है पूरा पूरा 18% मुझको दो, उसको बोलते हैं IGST। मेरे बिल पर IGST लिखा हुआ, क्योंकि मैंने सामान को नासिक में खरीदा है लेकिन बना वो कहां पे है, उत्तर प्रदेश में बना है। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से गवर्नमेंट हमसे पैसा लेगी और वही काम करेगी, 27 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और 27 रुपीज वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देगी। वो यूपी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगी, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता था बच्चों को कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वो पैसा रखेगी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो पैसा रखेगी। तो वो पैसा हमेशा वो गवर्नमेंट रखेगी जहां पर वो सामान बेचा जा रहा है, यानी कि आपका डेस्टिनेशन टैक्स, यानी कि जो 54 रुपीज मुझे उस कुर्ते को खरीदने पर मुझसे लिए गए एक्स्ट्रा, तो 27 रुपीज तो बिल्कुल क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, लेकिन 27 रुपीज अब प्रॉब्लम थी कौन सी गवर्नमेंट रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, स्टेट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट रखेगी या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट रखेगी। तो पैसा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रखेगी, क्योंकि सामान उनकी जगह उनके यहां आपने खरीदा है, बेचा जा रहा है। अब आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी फायदा है। जब सामान वहां पर बनाया जाएगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी बिक्री ज्यादा होगी, तो ये फायदा हुआ। तो गवर्नमेंट ने हर तरफ से बैलेंस किया है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि आपका नुकसान हो, किसी और स्टेट का नुकसान हो, गवर्नमेंट ने इस चीज को बड़े अच्छे वे में जो है उसको प्रेजेंट किया है, हम लोगों को बताया है, लेकिन उसको थोड़ा समझना है। अब कुछ चीजें गवर्नमेंट ने क्या काम की हैं जो इन टैक्सेस से भी बाहर हैं, जैसे पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिक और वाइन। क्योंकि अगर पेट्रोल 28% के दायरे में आ जाएगा या वाइन 28% के दायरे में आ जाएगा तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इन चीजों को अपने पास रखा है, वो इन्हीं सबसे पैसा कमाती है हम लोगों से। ये पैसा जो है एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट 28% से नहीं कमाएगी, क्योंकि अगर 28% पेट्रोल लगेगा तो पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट इस पर बहुत 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 टैक्स लगाती है, इसीलिए इनको गवर्नमेंट ने अपने इस दायरे से बाहर रखा है। ठीक है, ये जानकारी थी। आपने देखा होगा कि जब कभी आप कोई सामान खरीदने जाएं तो वहां पर एक जीएसटी नंबर होता है, वो 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग की 2 जो आपकी डिजिट होती है वो स्टेट शो करती है, बाकी की 10 डिजिट होती हैं उस दुकान का जो भी पैन नंबर होगा, जो भी फर्म होगा उसका वो रहता है, और लास्ट के जो आपके 3 नंबर होते हैं वो उनकी कोडिंग होती है, वो होते हैं। अगर कोई पूछे कि GSTIN का मतलब है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये आप देखेंगे GSTN, ये एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां से हमें ये नंबर प्रोवाइड होता है, 15 डिजिट का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको बता भी दिया कि अगर आपने कोई खाना
आपने खाया है 300 रुपए का, तो अगर उस पर 18% जीएसटी है तो क्या होगा, 9% जीएसटी जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। 9% का मतलब है 18 का आधा, 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी और 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके गवर्नमेंट ने जीएसटी रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से टैक्स लगता है, क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।